हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। तो इस वीडियो हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलेक्शन रहेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आए हुए साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी, क्योंकि ग्रुप डी में साइंस तो आता ही है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको साइंस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे आप, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए घोल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? बेकिंग सोडा। तो देखिए मधुमक्खी का जब आप काट लेती है मधुमक्खी जब तो उसके लिए बेकिंग सोडा होता है, उसका घोल लगा दिया जाता है तो सही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी के पालन का अध्ययन किया जाता है। और खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, ये लिखा हुआ आरआरबी एनटीपीसी में सारे क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना आप। खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है वो NaCO3 होता है। इसका उपयोग अग्निशामक यंत्र और बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए धावन सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ से और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखिए कुछ फॉर्मूले और बनते हैं, वो आपको बता दे रहा हूँ। CuSO4 5H2O। ठीक है, ये आपका क्या किसका होता है? ये आपका नीला तोता होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट होता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सल्फ्यूरिक एसिड कॉपर सल्फेट होता है, उसमें जो जल के अणु होते हैं वो कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। ठीक है, 5H2 होते हैं, ये लिख रखा है आपको। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, NO2C होते हैं। धावन सोडा होता है ना, धोने वाला सोडा, उसमें जल के अणु कितने होते हैं? तो 10 होते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आश्रु गैस होती है, उसका एक फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखिए होता है CCl3NO2। ठीक है, ये आश्रु गैस का फार्मूला आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद आप और बता रहा हूँ मैं। और देखिए एक क्वेश्चन और आता है, अम्लों का राजा, द किंग ऑफ एसिड। किंग ऑफ एसिड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है भाई? बताएगा कोई? किंग ऑफ एसिड का फार्मूला होता है वो आपका H2SO4 होता है। ठीक है, H2SO4 होता है, वो किंग ऑफ एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई, हास्य गैस। आपको पता है हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या होता है? हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या होता है? ये होता है आपका N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है मार्स गैस का। वो मार्स गैस क्या होता है भाई? वो आपका मैथन होता है, वो होता है CH4। ठीक है, CH4 होता है मैथन। और बहुत सारे फार्मूले बन जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ देखिए भाई, यहाँ क्या है ये क्वेश्चन देखिए, एक प्रस्वेदी यौगिक। प्रस्वेदी इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये इसका आंसर होगा भाई कली चूना। ठीक है, अब प्रस्वेदी का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। प्रस्वेदी पदार्थ जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। तो प्रस्वेदी पदार्थ किसको कहेंगे? कोई भी प्रस्वेदी पदार्थ है जो हवा से, कोई एयर होगी, ठीक है, आपकी एयर है, इसमें से क्या है? ह्यूमिडिटी इंग्लिश में कहेंगे आर्द्रता, और CO2 गैस को आसानी से सोख लेगा वो। ठीक है, उसको प्रस्वेदी पदार्थ कहेंगे। तो ये कली चूना होता है, ये आपका प्रस्वेदी पदार्थ होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखिए, जब एक ग्लास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का ग्लास में गिर जाता है। यह कथन किस नियम का व्यक्त करता है? तो देखिए ये कथन होता है आपका किसका? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम होता है, ये आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ में आपको क्या दर्शाते हैं? देखिए यहाँ पे लिख रखा है मैंने। यहाँ पे न्यूटन के प्रथम नियम की गैलीलियो का नियम जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के प्रथम का नियम बल की परिभाषा मिलती है जड़त्व के उदाहरण की, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटकर धूल के कण गिर पड़ते हैं। चलती हुई मोटर कार अचानक से रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपके लिए, एग्जाम के लिए वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना आराम से, बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसकी आपको PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। और PDF के बारे में आपको लास्ट में बता दूंगा PDF कैसे मिलेगी। ठीक है, परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो परमाणु के भीतर न्यूटन द्वारा जो प्रोटॉन पर आरोपित बल होगा वो आपको होगा नाभिकीय बल। ठीक है, नाभिकीय बल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा ऊतक पौधे को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो ये आपका ऊतक कौन सा होता है भाई? तो यहाँ पे जो टिश्यू होता है, कौन सा ऊतक जो पौधे को हार्ड और रिजिड बनाता है, वो कौन सा होता है भाई? ये होता है स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, स्क्लेरेन कायमा होता है। तो इसका नाम कुछ अजीब है, आपको याद कर लेना है। ये आपको पौधे को हार्ड बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रक्त में शर्करा शुगर के स्तर में वृद्धि का पता किस कोशिका द्वारा पता चलता है? तो कोई ब्लड में अगर आपका ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है, तो क्या उसकी वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो अग्नाशय द्वारा पता चलता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन ग्लूकोज से अच्छा ये इसका ही इसका वो है उत्तर है ये। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाने का नियंत्रण करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन बनाने में नियंत्रण करता है। इंसुलिन के लिए अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, ठीक है, मधुमेह नामक रोग हो जाता है जिसको हम शुगर की बीमारी कहते हैं। और इसके अति श्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। तो इसके अति श्रवण होगा, ज़्यादा मतलब बनने लगेगा आपका, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होता है आपका चंद्रमा के जी का मान, जी के पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। देखिए मैं इसको समझा दे रहा हूँ। जैसे आपका चंद्रमा है, ठीक है, ये आपका मून है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ, ये मून। इस पे अगर मून पे अगर कोई वस्तु 5 किलोग्राम की होगी तो पृथ्वी पे कितनी होगी? 5/6, क्योंकि यहाँ पे हम 5 गुणा 1/6 कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर फाइल बनाने में आसानी होती है? देखिए कोई भी आपका धातु है ये, ठीक है, तो इसकी हम पत्तल बना रहे हैं, जो दावत खाते हैं ना आप सब लोग, ठीक है, तो पत्तल बनाते हैं। तो उसको क्या मतलब क्या गुण होता है कि धातुओं को हम पत्तल बना सकते हैं? तो ये होती है आपकी, क्या होती है भाई? मेलेबिलिटी होती है। मेलेबिलिटी बोलते हैं या आधार, या आपका आधार्थ वर्धनीयता, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। और गोल्ड है सबसे ज़्यादा आधार्थ वर्धनीय है, ठीक है, गोल्ड है आपका सबसे ज़्यादा मेलेबल पदार्थ होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली साल के वो मैंने यहाँ पे करा रखे हैं, ठीक है, मतलब आरआरबी जेई में या एनटीपीसी में। तो देखिए कार्य करने की दर होती है वो आपकी क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर होती है वो आपकी कहलाती है आपकी शक्ति, ठीक है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक होता है भाई, पावर का मात्रक आपका वॉट होता है। तो P बराबर क्या होता है? W/T, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। चलिए यहाँ पे क्लियर हुआ। देखिए पहाड़ पर गिर रहे किसी, इसको देखिए, पहाड़ पर गिर रहे किसी पिंड में होती है। तो पहाड़ पर गिर रहे कोई पिंड, देखिए ये आपका माउंटेन है, ठीक है, मैं आपको माउंटेन बना दे रहा हूँ। यहाँ से अगर कोई भी आपको, अगर ये गिर रहा है, ठीक है, कोई भी पत्थर है, तो उसमें क्या स्थिति होगी, क्या होगा उसमें? तो गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होंगी, ठीक है। और उसको पकड़े हुए हो तो क्या होगा, उसको उसके अंदर स्थिति ऊर्जा होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो गिर रहा है, ठीक है, गिरता जा रहा है, तो गति ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए मुझे नहीं पता कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है तो आपको लाइक ज़रूर कर देना। और नहीं, अगर क्लियर नहीं हो रहा होगा इस तरीके से, मैंने देखो आपको ऑप्शन नहीं रखे हैं इसमें, ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर दे दिया है, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा देर लगती है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बना के रखा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर देखना है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बता देना मुझे इस तरीके की वीडियो बनाना है तो मैं बना दूंगा, नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन लगाए जाने वाले बल के बीच कौन कौन होता है, कितना एंगल होता है? तो कार्य शून्य होने पर, ठीक है, अब कार्य शून्य होगा तो विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा और लगाए जाने वाले बल होगा, तो उसके बीच जो एंगल होगा ना थीटा, वो आपका 0, वो आपका 90 होगा, ठीक है। क्यों? देखिए यहाँ पे उत्तर है इसका 90। तो एक फॉर्मूला होता है W बराबर F/S कॉस थीटा, यहाँ पे इंग्लिश थीटा लिख रखा है मैंने। तो यहाँ पे जो थीटा कॉस 90 का मान रखोगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे F/S, ठीक है, तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो F/S हो जाएगा यहाँ पे। तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, ओके सॉरी, कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तब आपका जो कार्य होगा ना W हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है cos 90 = 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है। तो परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व होता है वो D ब्लॉक से संबंध रखता है, ठीक है, D ब्लॉक से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूर्ण करता है, तो आवृत्ति बताइए। आवृत्ति क्या होगी? देखिए आवृत्ति अगर हम निकालें, n निकालें आवृत्ति, तो देखिए आपका इसमें से आवृत्ति अगर निकालते हैं हम n = तो क्या हो जाएगा? 40/40, मतलब कंपन वाइब्रेशन बाई
टाइम, तो टाइम है 2.5, तो 2.5 है, जब पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो ऊपर 10 का गुणा करोगे, 5 से काट दो, 5 25 और 2 और 5 अट्ठे 40, ठीक है, तो 8 दूनी 16, ठीक है, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो 16 हर्ट्ज आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं। तो देखिए H2SO4, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसमें कितने कितने मोल होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो मोल, नंबर ऑफ मोल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है भाई, पता है, वो आता है दिया गया द्रव्यमान, तो 25 ग्राम तो दे रखा है तो 25 लिख देंगे, ठीक है, और अपॉन अणु भार, तो H2SO4 का अणु भार आप जो निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, ठीक है, पूरा यहाँ पे लिख रखा है, तो कैसे निकालोगे, H2 मतलब 2 प्लस सल्फर कितने पे आता है, 16 दूनी 32, तो 32 हो जाएगा, और वो कितने पे आता है, 16 चक 64, ठीक है, तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका टेबल होती है ना पीरियोडिक टेबल, उसमें से आपको देखना है, तो ये टोटल जो हो जाएगा वो 98 हो जाएगा, ठीक है, तो 98 हो जाएगा, तो मैंने 25/98 रख दिया, ठीक है, 25/98 रख दिया, तो इसका आंसर आएगा भाई 0.225, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बाद बाकी आप समझ सकते हो, यहाँ पे मैंने पूरा लिख रखा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा लिख रखा है समझाने के लिए। ये H2SO4 का कैसे निकालोगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे, तो दिया गया द्रव्यमान अपॉन अणु का द्रव्यमान, तो 25/98, ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान भार, चंद्रमा पर भार, और डॉट 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 दे रखा है, इसका पृथ्वी पर भार कितना होता है। तो मैंने आपको बताया चंद्रमा पर भार अगर आपका 5 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर भार कितना होगा, 5/6, ठीक है, ये याद रखना आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1/6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है उत्तर विसरण, ठीक है, यहाँ पे देखिए नर जनन होते हैं, ठीक है, उसमें कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है वो होता है आपका वृषण में होता है। अब वृषण क्या होता है भाई, ठीक है, तो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ कोई हंसने की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, चलो कोई नहीं, ठीक है, ये आपका वृषण होता है, ठीक है, आपका पेनिस होता है, वहाँ पे आपका नीचे थोड़ा बॉल्स होती हैं, ये उनको वृषण बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया है, यहाँ भाई देखिए यहाँ पे वृषण नर जनन ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, जो अंडाकार होती हैं, इसकी संख्या 2 होती है। तो आप सभी जानते हो वृषण नर में पाए जाने वाले प्राथमिक जनन अंग है, ठीक है। वृषण के सेलों द्वारा, इसको पढ़ो, वृषण के सेलों द्वारा नर युग्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो वृषण के जो सेल होते हैं उसमें नर युग्म शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, वो उनका निर्माण होता है। शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो लंबाई होती है वो 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु की संख्या शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में केवल 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो ये आपको बात क्लियर होगी, बाद बाकी आप थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को समझ लेना, इसको पढ़ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन रखा जाता है। तो हैलोजन किस समूह में रखा जाता है, 7th ग्रुप में, ठीक है, 17th ग्रुप होगा उसमें आपका हैलोजन रखा जाता है। तो हैलोजन में क्या क्या है भाई, हैलोजन के बारे में देखिए। तो देखिए हैलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हैलोजन का अर्थ है लवण उत्पादन होना, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन और ये सब हैलोजन में रखे जाते हैं। हैलोजन तत्व बहुत ही क्रियाशील होते हैं, याद रखें, हैलोजन तत्व होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, अतः ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे हैं फ्लोरीन और क्लोरीन गैस अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, ठीक है। फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो ये क्वेश्चन है ना फ्लोरीन वाला, वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन रहेगा, वो याद कर लेना आप। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब होता है आपका, ठीक है, विद्युत बल्ब होता है। तो यहाँ पे इसमें अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी भरी जाती है, वो भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन, ठीक है। किसी में ऑप्शन आर्गन भी दे रखा होता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन ना दे रखे हो तो आर्गन लगा देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी प्राथमिक परपोषी। तो मलेरिया किससे भाई, मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, मछलियों में यकृत में तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो मछलियों के यकृत का जो लीवर होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है, विटामिन डी। तो देखो कहीं कहीं ऑप्शन ए भी दे रखा होता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर डी ना दिया हो, ठीक है, डी ना दिया हो तो ए लगाना, ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं यहाँ पे के लिए। तो डी ज़्यादातर मैक्सिमम होता है, बाद बाकी यहाँ पे और बता रहा हूँ मैं और कौन कौन सी विटामिन हो सकती हैं।
देखिए यहाँ पे कुछ विटामिन से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, वो आपको ध्यान से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई, आपको विटामिन ए है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या क्या होता है, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है। उसके बाद देखो विटामिन बी 1 होता है, बी 1 का नाम होता है भाई थायमिन, ठीक है, थायमिन होता है, थायमिन, ठीक है। उसके बाद बी 1 के बाद अब सी आता है, सी के बाद एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। उसके बाद देखिए डी आता है, डी में क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ठीक है, ये याद कर लेना है आपको, कैल्सी। और विटामिन ई आता है, उसका नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विटामिन क्या होता है, वो फ्लेक्विनॉन होता है, फ्लोक्विनॉन, ठीक है, ये फ्लोक्विनॉन होता है। तो ये कुछ विटामिन होते हैं। बाद बाकी इनकी कमियों से मैं आपको बता दूँ, इनकी कमियों से क्या होता है, जैसे विटामिन ए है, ठीक है, तो रेटिनॉल मैंने आपको बताया इसका रासायनिक नाम। तो इसकी कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी हो जाता है। मैं अब बता रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, रतौंधी होता है। और या ज़ीरो 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 नाइट ब्लाइंडेडनेस और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, BLINDNES, ठीक है, ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और विटामिन जैसे बी होता है, तो इसका क्या होता है, इसकी कमी से बेरी, ठीक है। सी से क्या होता है, सी से होता है आपका स्कर्वी, जैसे मसूड़ों में सूजन आना या उसका खून निकलना मसूड़ों में, तो ये सी से होता है। डी से क्या होता है भाई, डी से क्या होता है, रैकेटस, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिकेटस करके सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, तो ये डी से होता है। बाद बाकी ई से क्या होता है भाई, ई से होता है आपका बांझपन, ठीक है, बांझपन या नपुंसकता बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कोई इंसान के बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है या फिर औरत बच्चा पैदा नहीं कर पा रही, तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है, क्या है? रक्त मतलब ब्लड का थक्का ना बनना, तो ब्लड का थक्का ना बनना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, यहाँ देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, जो विटामिन के है वहाँ पे मैंने क्या बताया, रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। तो रक्त का जो थक्का है, ब्लड का थक्का, ठीक है, ब्लड का थक्का है, इसमें देखो एक क्वेश्चन बनता है, फाइब्रोजन, ठीक है, एक दो शब्द है, फाइब्रोजन, ठीक है, फाइब्रोजन नामक प्रोटीन होती है, ये क्या करती है, ये रक्त का थक्का जो बन जाता है उसको जमाती है, कुल मिला के रक्त का थक्का बनाती है फाइब्रोजन नामक प्रोटीन, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्या क्वेश्चन क्या होता है, एक हेपेरिन नामक प्रोटीन होती है, हेपेरिन, ठीक है, हेपेरिन क्या होती है, हेपेरिन होती है आपकी जो रक्त को जमने से रोकती है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन बन गए, एक ये हो गया, दो ये हो गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हेपेरिन रक्त को जमने से रोकती है, फाइब्रोजन रक्त को जमाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है, विटामिन जो है ना, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली विटामिन, जैसे मान लो आपका कट गया है, किसी पैर में कट गया, तो प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली विटामिन कौन सी होती है भाई, विटामिन ए होती है, ठीक है। और विटामिन जो डी होती है ना, विटामिन डी, वो सब्जियों में नहीं पाई जाती है, ठीक है, वेजिटेबल में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे और क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई। देखिए जल में घुलनशील विटामिन होती है, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, वो कौन सी होती हैं, BC, ठीक है। और वसा में घुलनशील विटामिन सब जानते होंगे, ये क्या होता है, KEDA, ठीक है। तो कीड़ा करके याद कर सकते हो आप, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, वो BC होती हैं। बाद बाकी एक और क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से विटामिन से, वो क्या होती है, देखो एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उस विटामिन का नाम बताइए जो मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन होते हैं ना, उसमें C विटामिन होता है, वो आपका मांसाहारी में नहीं पाया जाता है। तो चलिए अब यहाँ से इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक और क्वेश्चन बनता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए विटामिन B12 होती है, B12 होता है, उसमें क्या होता है पता है, इसका नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालमिन, ठीक है, कोबालमिन। तो साइनोकोबालमिन होता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कोबाल्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी विटामिन, कोबाल्ट पाया जाता है, B12 में पाया जाता है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन जाते हैं विटामिन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या होता है। तो भाई पूरा वीडियो देखना है ध्यान से, ठीक है। मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है, तो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साबुन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या, RCOONA होता है, RCOONA। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। यहाँ क्वेश्चन देखिए,
सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी अम्ल होते हैं ना, एसिड होते हैं, वो धातुओं के साथ मतलब आपके मेटल्स होते हैं, उसके साथ जो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक होती है? तो ये सब जानते हो। देखिए ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूँ, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है? ठीक है, तो ये होती है आपकी चांदी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली कौन सी तरंग होगी यहाँ पे के द्वारा मार्ग को बाधाओं का पता लगा लेता है? देखिए चमगादड़ होता है आपका, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चमगादड़ ये ऐसे बना दिया मैंने, चमगादड़ जैसे उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है, तो आगे अगर कोई भी वस्तु आ जाती है तो ये अल्ट्रासोनिक तरंग से टकराकर ये वापस मुड़ जाता है। ठीक है, कभी देखा, कभी चमगादड़ कभी टकराता नहीं किसी से, तो अल्ट्रासोनिक होता है। ठीक है, इसको दिखाई भी नहीं देता है। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक तरंग होती है, उससे टकरा के ये इधर उधर चला जाता है, इस तरीके से उड़ता है। बाद बाकी यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 20 से 20 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो श्रव्यता होती है, मतलब रेंज ऑफ हियरिंग होती है। ठीक है, यहाँ से जो मनुष्य होता है वो सुन सकता है। ठीक है, जो मनुष्य सुन सकता है। बाद बाकी दूसरा देखिए, अपश्रव्य तरफ होती है, इंफ्रासोनिक वेव होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, 20 हर्ट्ज से नीचे। ठीक है, नीचे की आवृत्ति होती है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होता है, ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और आवृत्ति होती है, वो अल्ट्रासोनिक वेव होती है। अल्ट्रासोनिक तरंग की जो वो होती है रेंज होती है, वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा हो सकता है भाई? ये आपके देखिए कुत्ता बिल्ली हैं, ठीक है, और ये तरंगें जैसे चमगादड़, बिल्लियाँ हैं, कुत्ते हैं, तो ये आपको सुन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये यहाँ पे क्लियर हुआ। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक और, इसको देखिए, रबड़ को ताकत प्रदान करने में अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने की हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए रबड़ बनाने में या रबड़ की बात आए कभी भी, रबड़ को लोच मतलब लोच देना है या उसको बनाना है, तो ये वहाँ पे जो प्रोसेस होती है रबड़ को बनाने में वो होती है आपका, वहाँ पे सल्फर यूज़ होती है, पहली बात तो ये है। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वल्कनीकरण। ठीक है, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। देखिए मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ एक बार और कि वीडियो अगर आपको सही लगे तो मुझे बता ज़रूर देना कि वीडियो काम का है आपके, तो मैं बनाऊँगा वीडियो को इस तरीके की वीडियो। ठीक है, और नहीं हो तो मुझे बता देना कि नहीं है सर, मैं और देख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, किस धातु की को यदि हवा में रखा जाए तो आग लग जाती है? तो भाई फास्फोरस होती है। ठीक है, उसको अगर हवा में रखा जाए तो रिएक्शन करके ये आग लग सकती है, हीट जनरेशन होती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी आप जानते हो कि पानी में अगर सोडियम डाला जाए तो सोडियम Na होता है। ठीक है, सोडियम डाला जाए पानी में तो पानी में इसमें सोडियम में आग लग जाती है, तो पानी से रिएक्शन करता है। बाकी देखिए एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है भाई? वो आपका होता है बॉक्साइड। ठीक है, बॉक्साइड होता है, इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या है? Al2O3 2H2O। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क है ना, आयरन ओर। ठीक है, या ओर बोलते हैं, अयस्क मतलब ओर होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट अयस्क है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला था। यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है और होता है, बॉक्साइड होता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ मरकरी। ठीक है, मरकरी होता है Hg का, वो होता है आपका सिनेबार। ठीक है, क्या होता है? सिनेबार। इसका फॉर्मूला होता है Hgs। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लेड का, लेड मतलब Pb। तो Pb का पूछा जाता है, वो होता है गैलेना। क्या होता है? गैलेना। ठीक है, PbS। और एक और पूछा जाता है आयरन का। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। तो आयरन का जो अयस्क होता है वो आपका होता है हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट होता है, और भी बता रहा हूँ, मैग्नीटाइट होता है, सिडेराइट होता है, लिमोनाइट होते हैं, ये आपके आयरन के होते हैं। यूरेनियम का और पूछा जा सकता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम का पूछा जा सकता है, वो आपका पिच ब्लेड, याद रखना, पिच ब्लेड। ठीक है, पिच ब्लेड होता है। और थोरियम का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, थोरियम का TH, तो मोनाजाइट होता है। ठीक है, मोनाजाइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आयरन ओर थे, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं। ठीक है, बाकी आप कैल्शियम का मैं बता सकता हूँ, कैल्शियम का होता है आपका कैल्साइड होता है, फ्लोरोस्पार होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए चेचक
चेचक, चिकन पॉक्स, ठीक है, चिकन पॉक्स बोलते हैं चेचक को ही, तो किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक और चिकन पॉक्स होता है वो भाई होता है आपका वेरिसेला वायरस, ठीक है। एक और आता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है पता है? वो होता है आपका चेचक हो गया, वेरिसेला वायरस होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, मुँह से ही बता दे रहा हूँ, आपको सुन लेना ध्यान से, कि ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है, विषाणु के कारण बीमारी है, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एड्स होता है, चेचक होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, हार्पिस होता है, डेंगू ज्वर होता है। डेंगू ज्वर होता है वो एजिड एजिप्टाई मच्छर द्वारा फैलता है, ठीक है, जिससे क्या होता है प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। उसके बाद ट्रेकोमा होता है, खसरा होता है, रेबीज़ होता है जो कुत्ता काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं इसको, इसमें क्या होता है नर्वस सिस्टम कम हो जाता है, ठीक है। गलसुआ होता है और पीलिया होता है, पीलिया में देखिए हेपेटाइटिस भी बोलते हैं इसको, और ये लीवर की बीमारी होती है, ठीक है, इसमें साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। जो पीलिया होता है ना हेपेटाइटिस, उसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद छोटी मात्रा मैंने आपको बता रखा है, उसके पोलियो होता है, ठीक है, और सिलिफिस होता है। ये सब वायरस के कारण होने वाली बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन RNA। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट है, RNA का पूर्ण रूप क्या है? RNA का पूर्ण रूप राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और DNA का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई यूनिट है। तो देखिए कोई भी पृथ्वी है, यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा है, इसकी दूरी या सूर्य है यहाँ पे, ठीक है, ये सूर्य है, तो यहाँ से जो दूरी मापी जाएगी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी, ठीक है, प्रकाश वर्ष में नापी जाएगी, प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दो फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग, ये आपका आंसर में पूछा गया है, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दो फोकस दूरी वाले लेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, कौन सी बीमारी के लिए यूज़ किया जाता है? वो मायोपिया होता है या हैपरमेट्रोपिया, ठीक है, क्या होता है भाई? तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा क्या है, हैपरमेट्रोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रखा है, यहाँ पे देखिए ये जो डाटा है इंपॉर्टेंट, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज़ किया जाता है, दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष होता है निवारण के लिए दो फोकस लेंस बाई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है। RRB NTPC 2016 के क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो सिनेबार मैंने आपको बताया था, पारा का सिनेबार जो होता है वो पारा का इसका होता है Hg का इसका, ठीक है, Hg का होता है, और सिनेबार का जो फॉर्मूला था HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई। तो ऊर्जा की जो एनर्जी होती है उसकी व्यावसायिक इकाई जो होती है वो आपकी किलोवाट घंटा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे होता है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है, ऊष्मा का मात्रक होता है वो जूल होता है, और जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके के कुछ मात्रक मैंने आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखाई देता है। तो बादलों का रंग होता है वो सफ़ेद किस कारण दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये दे रखा है डेटा, ठीक है, वो आपको पढ़ लेना है। क्या है? आकाश का नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, नीला रंग कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना। नीले रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए लास्ट में दो न्यूमेरिकल हैं, इसको थोड़ा देख लेना ध्यान से। 240 वोल्ट और 0.6 एम्पियर धारा वाले विद्युत बल्ब की पावर होगी। तो देखिए, तो यहाँ पे आपको पावर निकालनी है भाई। तो देखो पावर का फॉर्मूला होता है P = VI, ठीक है, वोल्टेज और I, ठीक है। तो वोल्टेज कितना है? 240, तो 240 रख दिया, और I कितनी है? धारा 0.6, तो 0.6, तो पॉइंट को यार मैं यहाँ से हटा दूंगा, तो 10 नीचे गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 24 × 6, तो 24 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×4 कितना होगा? 24, ठीक है, 2 और 6 में 12 13 14, 144, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 144, आंसर कितना आ जाएगा भाई? 144 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। देखिए
10 किलोग्राम वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गति ऊर्जा क्या है? तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है बहुत बार, ठीक है। क्या होता है? K = ½ mv², ठीक है। तो देखिए 1/2 लगाएंगे और m कितना है आपका 10 किलोग्राम वस्तु, ठीक है। द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और v आपका 5 मीटर पर सेकंड, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25, तो 2 पंजे 10 और ये 25 पंजे 125, ठीक है। तो 125 आपका आंसर आ जाएगा। तो वो चौथा आंसर आपका 125 जूल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखिए ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा, वो आंसर बताएगा और जिसको आता है वो बता देगा, ठीक है। एक वस्तु का पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 4 मीटर विस्थापित होती है, डिस्प्लेसमेंट होता है 4 मीटर। तो किया गया वर्क क्या होगा? तो किया गया वर्क आपको ज्ञात करना। जो भी आंसर आपको निकले ABCD आप कमेंट बॉक्स में देना, बताना मुझको। बाकी ये बताना कि वीडियो कैसा लगा। अगर इस तरीके की वीडियो और भी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप चाहिए, देखिए ग्रुप डी के मैं बना दूंगा, ठीक है। ALP के वहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस के वो सारे मैं अपलोड कर दूंगा। तो बता देना कि इस तरीके की वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। बाकी आप लाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी PDF है ना, PDF के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। PDF है ना, PDF वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्या है टेलीग्राम? या तो सर्च कर लेना टेलीग्राम पे MRK स्पेस करके मैकेनिकल, ठीक है। मैकेनिकल NICAL, ठीक है। MECHANICL। तो MRK मैकेनिकल करोगे तो आपका एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको ये सर्च करना है, ठीक है। क्या सर्च करना है? MRK मैकेनिकल। तो इस तरीके सर्च कर लेना। बाकी टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप सीधे जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।